हेलो फ्रेंड्स। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। लीनियर मतलब कोई भी एलपीपी दिया है उसके जो सॉल्यूशन का मेथड है, एक मेथड हमने सीखा ग्राफिकल मेथड। अब जो है सिंप्लेक्स मेथड, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सिंप्लेक्स मेथड वो सीखेंगे। और सिंप्लेक्स मेथड इसके आगे जाएंगे बिग एम टू फेज। फिर आप अगर मास्टर डिग्री में जाएंगे ड्यूअलिटी का कॉन्सेप्ट आता है, ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड आते हैं। ठीक है ना। तो ये सब के सब जो है एक ही टाइप या एक ही पैटर्न पे बेस्ड है। वो क्या, इटरेटिव मेथड्स। ये क्या है, इटरेटिव मेथड्स है। मतलब क्या हुआ, एक ही फार्मूला बार बार रिपीट होना, अगर ऐसे कॉन्सेप्चुअली आप समझें। तो एलपीपी के सॉल्यूशन का ये जो सिंप्लेक्स मेथड है, इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस है जो कि आपको जानना जरूरी है। ठीक है ना। जैसे बेसिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या होते हैं, ठीक है ना, डीजेनरेट सॉल्यूशन, नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशंस क्या होते हैं। ये कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ टर्म्स हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और अगर मैं बोलूं जहां पे एलपीपी सिलेबस है जिन इंट्रेंस एग्जाम्स का, वहां पे भी क्वेश्चंस बने हैं। ठीक है। तो कुछ बेसिक डिफिनीशन, उसके बाद फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में हम एक्चुअल सिंप्लेक्स मेथड मतलब सिंप्लेक्स एल्गोरिदम क्या है उसको सीखेंगे। तो इस वीडियो में ये सारे डेफिनेशन, बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है ना, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, डीजेनरेट सॉल्यूशन, बेसिक वेरिएबल्स, नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशंस, ये सब डिफिनीशंस और उनके एग्जांपल्स, हम एक एग्जांपल के थ्रू इन सारे टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और यही से अगर आप सिलेबस देखें एनईपी 6 सेमेस्टर का, तो एक छोटा सा पोर्शन भी वहां पे मेंशन किया हुआ है कि किसी भी एलपीपी का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, तो उसको भी हम सीखेंगे। ठीक है। बट जो डिफिनीशन हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, या जो डिफिनीशन जरूरत है सिंप्लेक्स मेथड को बहुत अच्छे से समझने के लिए, तो वो जो डिफिनीशंस हम लेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के टर्म में लेंगे हम। क्यों? क्योंकि हमने देखा हुआ है, आपने जस्ट पिछली वीडियो या इसके पिछली वीडियो देखा, स्टैंडर्ड फॉर्म में जब कन्वर्ट करते हैं तो अल्टीमेट स्लैक और सरप्लस वेरिएबल ऐड करने के बाद जो एलपीपी था ना, वो आप देखेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट हो जाता है। मैं जरा एक बार उसको आपको दिखा दूं तो फिर चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। ये देखिए मैंने एग्जांपल किया था। ठीक है। मान लीजिए एक एग्जांपल जो ये वाला था, ये मेरी एलपीपी है। ठीक है ना, ये एलपीपी है। तो जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने बदला, फाइनल में आता हूं, फाइनल ये देखिए। ठीक है ना। तो यहां पे ये जो कॉन्स्ट्रेंट्स थे ना, सोल्यूशन क्या होता है किसी एलपीपी का, मैंने आपको बताया था। ऐसे ये जो डिसीजन वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यूज, जो कि ये जितने कांस्टेंट इक्वेशंस हैं ना यहाँ पे, ठीक है ना, या इनइक्वालिटी में बोलूं, उनका उनको सेटिस्फाई करे, यही था ना। तो यहाँ पे देखिए जब कांस्टेंट इनइक्वालिटीज एक्चुअल क्वेश्चन में थे एलपीपी में, उनको जब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में बदला, जैसे ये लेस देन और ग्रेटर देन, तो अल्टीमेट वो क्या आते थे, देखिए इक्वेशन फॉर्म में आ गए ना। तो अल्टीमेट यहाँ पे अगर इसको ऑब्जर्व करें तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है। हमने मे बी सेकेंड सेम में शायद सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का डिटेल सोल्यूशन देखा, सेकेंड या फोर्थ सेम ना, अब मुझे याद नहीं है। लीनियर अलजेब्रा का पोर्शन है मैट्रिसेस में जहां पे हमने किया था। तो ये देखिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। अगर ऐसे देखें तो 1 2 3, ये 3 लीनियर इक्वेशंस हैं। और कितने वेरिएबल्स हैं, अब टोटल को जोड़ लीजिए जितने भी यहाँ पे यूज हो रहे होंगे, x1 x2 x3 डैश x3 डबल डैश s1 s2 और s3, इतने डिसीजन वेरिएबल्स हैं। तो इतने डिसीजन वेरिएबल्स में या वेरिएबल्स बोल दीजिए सिंपली, इतने वेरिएबल्स में 3 क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। तो यही मैं बोल रहा था कि कोई एलपीपी दिया है ना, तो उसको प्रॉपर तरीके से समझना है अगर, तो हमें क्या करना चाहिए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे बेस्ड जो कुछ डेफिनेशंस है ना, उनको समझ लें। तो अल्टीमेट जो कांस्टेंट इक्वेशंस है, इनइक्वालिटीज इनफैक्ट, उनको जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी एलपीपी को कन्वर्ट करते हैं तो वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में बदल जाता है।
तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्यों ये कर रहा हूं डिफिनीशन। तो यहाँ पे कुछ डिफिनीशंस है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से, इक्वेशंस पे बेस्ड। चलिए, तो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि मान लीजिए मुझे, मेरे पास जो है m सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ना, m साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इन n अननोन्स, n अननोन्स है। तो पीछे भी हमने देखा नंबर ऑफ अननोन्स, यहाँ पे जनरली हम क्या ले रहे हैं, ग्रेटर देन नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशन से, ठीक है ना। तो m लेस देन n, यहाँ पे मैं एज्यूम करके चल रहा हूं। हमने ये भी देखा था कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए ये मैट्रिक्स फॉर्म में मैंने लिखा क्या, ax इक्वल टू b। यहाँ पे a क्या होगा, याद करिए, अगर ऐसे देखें तो ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ रही है ना, ये क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के केस में ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। कैपिटल X याद करिए, ये कॉलम वेक्टर आता था ना ऐसे, जितने डिसीजन वेरिएबल्स हुआ करते थे x1 x2 xn, याद करिए, ठीक है ना। तो ये क्या है, कॉलम जो कॉलम वेक्टर है, इनफैक्ट ये क्या इंक्लूड करता है, जितने वहां पे वेरिएबल्स हुआ करते थे ना, ठीक है। तो वो कैपिटल X लिख दिया। और B क्या है, जो कांस्टेंट टर्म है राइट हैंड साइड में, सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन में। तो किसी भी सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन को इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये मेरा सिस्टम ऑफ, मान लीजिए, नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस है, m साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन n अननोन्स। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर ये है तो इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो क्या आएगा, x1 x2 और इस तरह से डॉट डॉट xn। अब ये क्या है, rn का मेंबर है कि नहीं, ठीक है ना। तो वही लिखा हुआ है, x ट्रांसपोज जो है वो rn का मेंबर है, ठीक है। यही n डिसीजन वेरिएबल्स है, इनका एक जो कॉलम आता है उसका ट्रांसपोज जो है n टपल्स आ गया, मतलब ये Rn का मेंबर हो गया। और ऑब्वियस ही बात है, A क्या होता है, m क्रॉस n की एक मैट्रिक्स होती है। तो यहाँ पे एजम्पशन ये है कि इस जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ना, उसका रैंक मैं क्या ले रहा हूँ, m ले रहा हूँ, ठीक। ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि इसका रैंक क्या है, m है। क्लियर। अब चलिए, अब इसके आगे हम मतलब प्रोसीड करते हैं। तो अब यहां से डिफिनीशन पार्ट शुरू होगा। तो अगर m मेरा रैंक है इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का, ठीक है ना, तो m ऑर्डर का इसी जो ये जो n क्रॉस m मैट्रिक्स है, इसकी सब मैट्रिक्स आप बना सकते हैं। तो ये जो b मैं ले रहा हूं ना, ये m क्रॉस m सब मैट्रिक्स है फाउंड बाई m लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स ऑफ A। अब देखिए क्या होता है, थ्योरी पोर्शन, जब रैंक जो है ना, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। अगर इस A का रैंक m है, ठीक है ना, तो इस जो मैट्रिक्स A है, इसमें अगर मैं बोलूं कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज होंगे या कॉलम्स होंगे, तो एग्जैक्टली जो उसका रैंक होता है ना, उतने ही लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स होंगे या फिर रोज होंगे। ये थ्योरी पोर्शन है। तो मैंने क्या किया कि जितना इसका रैंक है उतने का एक स्क्वायर मैट्रिक्स बना रहा हूं, m क्रॉस m ऑर्डर का, ठीक है ना। वो कहां से, इसी मैट्रिक्स A की एक सब मैट्रिक्स में बना रहा हूं। क्लियर। तो चलिए, तो जो मैंने m क्रॉस m का ये जो सब मैट्रिक्स बनाया है, ऑब्वियस बात है इसके जो कॉलम्स हैं या फिर रोज में बोलूं, वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। दैट मीन्स क्या हुआ, थ्योरी पोर्शन के अकॉर्डिंगली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में इस मैट्रिक्स B का जो रैंक है ना, वो m है, ठीक है ना। और यहाँ पे नंबर ऑफ रोज भी m है। दैट मीन्स ये क्या हुआ, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, मतलब इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। ये मैं जस्ट रिकॉल कर रहा हूं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से, ठीक। यहाँ पे जो समझना है आपको, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया, जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इसका रैंक m है, तो इसी मैट्रिक्स से मैंने एक सब मैट्रिक्स बनाया ना, A का एक सब मैट्रिक्स। और वो मैट्रिक्स क्या है, जितने li रोज है ना या li कॉलम्स है, तो यहाँ पे इनफैक्ट li कॉलम्स को लेके m क्रॉस m की एक नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स बनाया। अब देखिए प्रोसेस को, देन अ सॉल्यूशन सो ऑब्टेन बाय पुटिंग n माइनस m वेरिएबल्स नॉट एसोसिएटेड विथ कॉलम्स ऑफ B 0। ये क्या बोल रहा है कि हमारे कितने अननोन्स हैं, n है ना। अब इसका जो रैंक है वो m है, तो n माइनस m इतने जो वेरिएबल्स हैं
इनको मैंने जीरो सेट कर दिया। जीरो सेट करने के बाद जो रिजल्टिंग इक्वेशन आया उसको मैंने सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। तो जो सॉल्व करेंगे तो जो सोल्यूशन आएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, बेसिक सोल्यूशन, याद करिएगा। तो देन द सोल्यूशन सो ऑब्टेन बाय पुटिंग n माइनस m वेरिएबल्स नॉट एसोसिएटेड विद कॉलम्स ऑफ b टू इक्वल टू जीरो, इनको जीरो कर देंगे n माइनस m वेरिएबल्स को, और जो सॉल्व करेंगे रिजल्टिंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, सोल्यूशन को बेसिक सोल्यूशन। किसका, इस एक्चुअल जो मेरा लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, तो क्या बोलेंगे इनको, बेसिक सोल्यूशन, ठीक। अब ऑब्वियस सी बात है, तो यहां पे जो m वेरिएबल्स होंगे तो देन m वेरिएबल्स, द m वेरिएबल्स देन आर कॉल्ड द बेसिक वेरिएबल्स एंड द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स B इज कॉल्ड द बेसिक मैट्रिक्स एंड इट्स कॉलम्स आर कॉल्ड बेसिक वेक्टर्स। समझ में आ गया। तो जो मैट्रिक्स B यहां पे बना रहे हैं इसको बोलेंगे बेसिक मैट्रिक्स, और इसके जो कॉलम्स आएंगे उनको क्या बोलते हैं, बेसिस वेक्टर्स। याद रखिए क्या, बेसिस वेक्टर्स। क्लियर। तो एक बार थोड़ा सा समराइज करते हैं, मैं न्यूमेरिकल करूंगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, n डिसीजन वेरिएबल्स हैं, ठीक है ना। तो n माइनस m डिसीजन वेरिएबल्स को मैं जीरो सेट कर दिया, और ये जो n माइनस m डिसीजन वेरिएबल्स है ना, वो क्या होंगे, इस बेसिक मैट्रिक्स जो है ना उससे एसोसिएटेड नहीं होंगे। तो जो रिजल्टिंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आएगा उसको आप सॉल्व करेंगे तो जो सोल्यूशन आएगा उसको हम बोलते हैं बेसिक सोल्यूशन। इस मैट्रिक्स बी को क्या बोलते हैं, बेसिक मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स बी के जो कॉलम्स होंगे उनको क्या बोलते हैं, बेसिस वेक्टर्स। समझ में आ गया। अब चलिए, अब यहां पे जो बेसिक सोल्यूशन मेरा आया ना, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये n डिसीजन वेरिएबल्स हैं, इसमें से m जो है वो क्या है, बेसिक वेरिएबल्स है, x1 x2 मान लीजिए xm, ये मेरे बेसिक वेरिएबल्स है xm, और बाकी जो बचे हुए n माइनस m वेरिएबल्स वो तो ऑलरेडी आपने जीरो सेट कर दिया। तो ये मेरे क्या है, बेसिक वेरिएबल्स। तो बेसिक सोल्यूशन क्या होगा, इन्हीं x1 x2 xm की वैल्यूज आएंगी। अब अगर ये सारी की सारी जो बेसिक सोल्यूशन आ रहे हैं ना उसमें जो वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यूज अगर नॉन जीरो है, सबकी नॉन जीरो है, तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन डिजेनरेट बेसिक सोल्यूशन, ठीक है ना। और अगर इनमें से किसी एक का भी वैल्यू जीरो आ जाए तो ऐसे सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, ऐसे बेसिक सोल्यूशन को क्या बोलेंगे, डिजेनरेट सोल्यूशन। तो वही लिख रहा है, इफ ऑल बेसिक वेरिएबल्स इन द बेसिक सोल्यूशन आर नॉन जीरो, ठीक है ना, सारे के सारे अगर नॉन जीरो हैं तो ऐसे सोल्यूशन को हम बोलते हैं नॉन डिजेनरेट सोल्यूशन। और अगर इनमें से एक या एक से अधिक वेरिएबल्स की वैल्यू जीरो आ जाती है ना, तो ऐसे बेसिक सोल्यूशन को क्या बोलेंगे, डिजेनरेट बेसिक सोल्यूशन। समझ में आ गया। तो अब यहां पे जो बेसिक सॉल्यूशंस होंगे ना वो नंबर में कितने होंगे उनका एक फार्मूला आ जाता है, और वो है क्या, टोटल नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशन कितना होगा, NCM। n क्या है मेरा, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, और CM, m क्या है, याद करिए यहां पे इस A का रैंक है, या मैं यूं बोलूं जो मैट्रिक्स कैपिटल B है उसका क्या, ऑर्डर। तो NCM, इतने बेसिक सॉल्यूशन आएंगे इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, ठीक। तो यहां से कुछ चीजें समझ में आई होंगी, मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि थोड़ा बहुत जो टर्म है ना वो आपके पास पहुंच पाया होगा, बट एक्चुअल जो है वो कैसे निकालते हैं सॉल्यूशंस, क्या होते हैं, वो एक एक को मैं एक्सप्लेन करूंगा। मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, ये किसी यूनिवर्सिटी का आया हुआ, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे देखिए, अब मैं इस न्यूमेरिकल के थ्रू जितने भी टर्म्स थे ना सबको मैं एक्सप्लेन करूंगा, कैसे मैं अगर कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया, या मैं यूं बोलूं कोई LPP दिया है, तो उसके जो जब स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलूंगा तो जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो इक्वेशन में बदलते हैं, तो अल्टीमेट वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे आप उसको लिखते हैं, तो चलिए यहाँ पे क्या है, फाइंड ऑल द बेसिक सॉल्यूशंस ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बिलो दिस, ठीक। तो यहाँ पे एक एक टर्म को समझिए, मैंने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिया था, मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिखा था, तो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करता हूं। सो हमें क्या निकालना है, सारे के सारे बेसिक सॉल्यूशंस, और इनको कैटेगराइज करना है कि इसमें से कौन सॉल्यूशन नॉन डिजेनरेट है और कौन सा जो है डिजेनरेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
So given system in मैट्रिक्स फॉर्म। अब ये देखिए लीनियर इक्वेशन है ना, कितने लीनियर इक्वेशंस हैं, कितने हैं, 2 हैं। तो यहाँ पे जो m की वैल्यू है वो क्या हो गई 2, और कितने डिसीजन वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे देखिए x1 x2 x3, ये कितने हैं 3 है। तो यहाँ से भी लिंक करते चले, जो मैंने लिखा था m साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन n अननोन्स। तो यहाँ पे m क्या है, कितने लीनियर इक्वेशंस हैं 2, कितने डिसीजन वेरिएबल्स हैं या वेरिएबल्स हैं वो कितने हैं 3। क्लियर, चलिए ये हो गया। तो मैट्रिक्स फॉर्म में जब आप लिखेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म जो मैंने वहां पे लिखा था ax दिस इज इक्वल टू b, ठीक है ना, इन मैट्रिक्स फॉर्म इस तरह से ax इक्वल टू b, जो मैंने थ्योरी पोर्शन में लिखा है। तो कैसे इसको लिखेंगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे ना मैट्रिक्स फॉर्म में, फटाफट आप लिख लेंगे कैसे, चलिए याद करिए कैसे लिखते थे, रो वाइज इनका कोफिशिएंट, तो 2 1 4 3 1 5 ये हो गया, और यहाँ पे x1 x2 x3, और दिस इज इक्वल टू, ये कॉन्स्टेंट्स है 11 और 14, प्लीज चेक करिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है इसको मैट्रिक्स फॉर्म में मैंने ये लिख दिया। अब यही से आप लिंक करते चले, ये मेरा क्या है कैपिटल A जो इस फॉर्म में लिखा था, ये मेरा क्या है कैपिटल X, और ये है मेरा स्मॉल b। तो ax इक्वल टू b फॉर्म में लिख दिया। इस x का ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है ना, तो ये क्या आएगा x1, ठीक है, x2 x3। तो ऑब्वियस बात है ये R3 का मेंबर हो गया। यही मैंने लिखा था कि x ट्रांसपोज जो है Rn का मेंबर होगा। तो इस थ्योरी पोर्शन को आप यहाँ पे लिंक करते चले। अब चलिए क्या करना है, जो सब मैट्रिक्स बनाते थे कैपिटल B, वो क्या था, ये जो सब मैट्रिक्स होती है वो इस एक्चुअल मैट्रिक्स की सब मैट्रिक्स है और स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। इसका ऑर्डर क्या होता था m क्रॉस m, और जहां पे ये जो मैट्रिक्स है, ये जो m क्या है, ये जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है ना, इसके रैंक है। तो आप देखेंगे रैंक कैसे निकालते थे, इक्लेन फॉर्म में रिड्यूस करके। चलिए इक्लेन फॉर्म में रिड्यूस कर दीजिए, मैं कोने में बता देता हूं। तो जैसे ही इक्लेन फॉर्म में आप इसको रिड्यूस करेंगे, यहाँ पे कोई जीरो नहीं, एक जीरो करेंगे, तो अल्टीमेट में क्या करूंगा, इसको मुझे जीरो करना है ना, एक जीरो। तो अब ये सी बात है, मैं करूंगा क्या कि ये ऑपरेशन लगाऊंगा, R2 को चेंज करूंगा, R2 माइनस ये क्या करूंगा 3/2 R1 ना, 3/2। तो 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, देखिए 3/2 से, तो ये क्या हो जाएगा 2 से कैंसिल, 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 1 4 और दिस विल बी 0। फिर यहाँ पे 3/2 से मल्टीप्लाई किया है, 3/2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ 3/2 से करेंगे तो 1 माइनस 3/2, तो अल्टीमेट माइनस 1/2। प्लीज चेक करते चलिएगा। इसको 3/2 से करेंगे, कुछ भी आएगा, नॉन जीरो क्वांटिटी यहाँ पे भी आएगा। तो अल्टीमेट रैंक मेरा कितना आ रहा है इक्लेन फॉर्म में, नॉन जीरो रोज 2 है, तो इसका रैंक जो मेरा आ गया वो 2 आ गया। दैट मीन्स क्या हुआ, जो m की वैल्यू यहाँ पे है वो क्या है 2 है। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब क्या करना है, जो सब कुछ एक्सप्लेन किया था हमने, इसको मैं एक्सप्लेन करते चल रहा हूं। तो अब मैं क्या करूंगा, एक सब मैट्रिक्स बनाऊंगा, जितना इसका ऑर्डर है ना उतने ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। और याद रखिए जो Li कॉलम वेक्टर्स होंगे ए के, उन्हीं को लेके। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, ऑब्वियस ही बात है जब रैंक इसका 2 है तो Li कॉलम्स क्या होंगे 2 होंगे, ऑब्वियस ही बात है। तो यहाँ पे पेयर बनाइए, और यहाँ पे जो मैट्रिक्स बी की पॉसिबल जो सब मैट्रिक्स बनेगी वो क्या होगा 2 ऑर्डर की। सो यहाँ पे लिखता हूं, सो द पॉसिबल सब मैट्रिक्स बी ऑफ Li columns of A,
क्या होगा, तो देखिए हमें क्या करना है, दो दो कॉलम्स को ले लेना है ना, दो कॉलम्स क्या होंगे, एल कॉलम्स होंगे। तो जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसको देखिए, बी मैट्रिक्स में क्या ले सकता हूं, यहां से देखिए 2 1 3 1, एक ये ले सकते हैं, प्लीज चेक करिएगा। ठीक, फिर उसी तरीके से अगला जो पेयर बनेगा 2 3 4 5, ठीक है ना, दो दो का कॉम्बिनेशन बनाना है, 1 1 4 5। यही मतलब 3 पॉसिबल बेसिक मैट्रिसेस बन सकती हैं इस मैट्रिक्स के एलआई कॉलम्स को लेके। तो यहाँ पे जो रैंक जितना आता है इस मैट्रिक्स का उतने एलआई कॉलम्स होते हैं। तो रैंक 2 आया, दैट मीन्स दो कॉलम्स जो होंगे ना एलआई होंगे। तो आप कॉम्बिनेशन दो दो कॉलम्स का मैंने बनाइए, देखिए एक ये बनाया, फिर इसके साथ इसको बना दिया, फिर इसको, ये 3 कॉलम्स हमारे पास सॉरी 3 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। और ये 3 दैट मीन्स क्या होगा, ये बेसिक मैट्रिक्स कैपिटल बी बनेगी। इसी को हम क्या बोलते थे, बेसिक मैट्रिक्स। देखिए ये कैपिटल बी को बेसिक मैट्रिक्स। तो दैट मीन्स कितने एलआई कितने बेसिक सोल्यूशन आएंगे, अगर इस फार्मूले को भी लगाते हैं, इसको भी वेरीफाई कर लीजिए। एनसीएम, एन मेरा क्या है, नंबर ऑफ अननोन्स 3 है, सी और एम क्या है, देखिए 2 है। तो यहां से जब लगाएंगे तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 3 - 1 करेंगे तो 1 फैक्टोरियल, तो अल्टीमेट ये 3 आएगा। तो देखिए 3 बेसिक सोल्यूशंस आएंगे। और कितने बेसिक सोल्यूशंस आएंगे, जितने पॉसिबल ये मैट्रिक्स बेसिक मैट्रिसेस बनेगी उन्हीं के करस्पॉन्डिंग तो बेसिक सोल्यूशन आते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 हमने फार्मूले से भी निकाला और यहाँ से देखिए 3 बेसिक मैट्रिसेस हैं, मतलब इन्हीं के करस्पॉन्डिंग 3 बेसिक सोल्यूशंस मिलेंगे। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो चलिए, तो यहां पे क्या होगा, अब याद रखिए, तो 3 बेसिक सोल्यूशंस मिल रहे हैं। तो केस 1, अब यहां पे मैं लिखता हूं बेसिक सोल्यूशंस आर, क्या क्या होंगे। केस 1, अगर मैं बेसिक मैट्रिक्स कैपिटल बी इस वाले मैट्रिक्स को लेता हूं 2 3 1 1, प्लीज चेक करिएगा 2 3 1 1, ठीक, इस मैट्रिक्स को लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अब इस थ्योरी पोर्शन पे आइए जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा। क्या बोला था कि n - m वेरिएबल्स को आप 0 सेट करते हैं, और कौन से वेरिएबल, जो इस मैट्रिक्स B के जो कॉलम्स है ना उससे एसोसिएटेड न हो। तो यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे कितने वेरिएबल्स हैं, 3, तो n - m निकालिए जरा, तो 3 - 2, 1 वेरिएबल को मैं क्या करूंगा, 0 सेट करूंगा। अब जरा याद रखिए, यहां से देखिए कौन सा वेरिएबल को 0 सेट करेंगे। तो देखिए मैंने जो कॉलम्स लिए हैं ये वाला और ये वाला। अब ध्यान दीजिए, जब ये इक्वेशन बनाएंगे तो 2 × x1 प्लस 1 × x2, ठीक है ना, यहां से यही तो आता ना, जब इक्वेशन ये मेरा एक्चुअल लाना है आपको तो कैसे आता, 2x1 प्लस 1 × x2 प्लस 4x3 दिस इज इक्वल टू 11। तो अब जब मैंने ये 4 जो है मेरा ना, इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा वेरिएबल आता, x3 आता। तो देखिए 4 यहां पे है नहीं, ये 2 1 है ना, 3 1, देखिए 2 1 3 1, दैट मीन्स यहां पे ये 4 गायब है, 5 गायब है, और 4 और 5 के करस्पॉन्डिंग इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में x3 वेरिएबल आ रहा है। तो इस x3 वेरिएबल्स को क्या करेंगे, 0 सेट कर देंगे। तो यहां पे ध्यान दीजिए, x3 को मैंने क्या किया, 0 सेट किया। मैं समझा पाया कि नहीं, ठीक है ना। तो मेरा बेसिक सोल्यूशन इस केस में क्या आ जाएगा, तो बेसिक सोल्यूशन क्या आएगा, तो इसको देखिए, जब मैट्रिक्स फॉर्म में अगर आप लिखते तो बेसिक सोल्यूशन आएगा कहां से, वो यहां से आएगा 2 1 3 1 यहां पे, और यहां पे वेरिएबल जो बेसिक वेरिएबल्स है वो क्या है, x1 x2, नॉन बेसिक वेरिएबल को हमने 0 सेट कर दिया। और दिस इज इक्वल टू, जो मेरा इक्वेशन है यहाँ पे, इक्वेशन क्या है 11 और 14। तो राइट हैंड साइड में इक्वेशन की बात बोल रहा हूं, तो 11 और 14। अब यहां से जो सिस्टम मेरा बनेगा उसको लिख लीजिए, 2x1 प्लस x2 दिस इज इक्वल टू 11 और 3x1
प्लस x2 दिस इज इक्वल टू 14। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जैसा आप सॉल्व करते हैं सबट्रैक्ट कर दीजिए। किसमें से, अगर इसको इक्वेशन 1 लेता हूं, इसको इक्वेशन 2 लेता हूं, तो 2 में से 1 को सबट्रैक्ट करिए। मैं क्या कर रहा हूं, 2 माइनस 1 सॉल्व करिए। इसमें से ऊपर वाले को सेपरेट करें तो यहां पे आ जाएगा x1, 3x1 में से 2x2 सेपरेट, सॉरी 3x1 में से 2x1 सेपरेट करेंगे तो x1 ये मेरा 0, और 14 में से 11 सेपरेट करेंगे 3, तो x1 की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू उठा के यहीं पे रख दीजिए 3, तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, तो x2 की वैल्यू आ जाएगी 11 माइनस 6 मतलब 5। तो मेरा सोल्यूशन क्या आया इस केस में, बेसिक सोल्यूशन क्या आया, सो बेसिक सोल्यूशन मेरा आया x1 दिस इज इक्वल टू 3, x2 दिस इज इक्वल टू 5। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। तो अब मैं यहां पे सीधे सीधे जो आंसर की बात करता हूं, तो केस 1 जो पहला केस लिया, अगर ये मैं सब मैट्रिक्स बी लेता तो बेसिक सोल्यूशन क्या आ जाएगा, बेसिक सोल्यूशन आया मेरा x1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू 5, और नॉन बेसिक क्या है, नॉन बेसिक सोल्यूशन, अब ये सी बात है आपने ये सेट किया है ना x3 इक्वल टू 0, तो ये मेरा सोल्यूशन आया। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा, ठीक है। अब चलिए, ये पूरा प्रोसेस समझ में आया, चलिए। तो यही मैं लिखा था, ये पूरी थ्योरी में आप देखिए हो गया। n-m वेरिएबल्स को आप 0 सेट करेंगे, और जिस वेरिएबल को 0 सेट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, नॉन बेसिक वेरिएबल, और जो बचे हुए वेरिएबल्स है m वो क्या होते हैं, बेसिक वेरिएबल्स, ठीक है ना। और बी जो मैट्रिक्स है उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिक मैट्रिक्स। समझ में आ गया। तो मेरा बेसिक सोल्यूशन क्या आया, देखिए यहां पे, ये क्लियर हुआ। अब चलिए केस 2 ले लीजिए, केस 2 में क्या होगा, अब मैं ये दूसरी वाली मैट्रिक्स लूंगा 2 4 3 5। चलिए, तो मैं जब बेसिक मैट्रिक्स को ये लूंगा 2 4 3 5, ठीक है ना। तो उस केस में ये देखिए 2 4 3 5 यहां से आएंगे, तो 2 4 3 5, ये 1 गायब हो रहा है। 1 किसके करस्पॉन्डिंग आता, x2 ना, x2 जो है 1 के करस्पॉन्डिंग। तो यहां पे नॉन बेसिक वेरिएबल क्या हो गया, जो इस मैट्रिक्स B के कॉलम से एसोसिएटेड न हो उसी को 0 पुट करते हैं, तो यहां पे x2 गायब होगा, मतलब x2 नॉन बेसिक वेरिएबल है। तो यहां पे क्या हो गया, बेसिक वेरिएबल्स क्या क्या आ रहे हैं, बेसिक वेरिएबल्स जो इस मैट्रिक्स से एसोसिएटेड है ना, इस मैट्रिक्स के कॉलम से, तो वो क्या क्या है, x1 और x3। और नॉन बेसिक वेरिएबल क्या हो जा रहा है, नॉन बेसिक वेरिएबल वो क्या है, x2 है, और इसको आप क्या करेंगे, 0 सेट कर देंगे। तो मेरा रिजल्टिंग जो आएगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 4 3 5, और यहां से देखिए x1 x3, और ऑब्वियस ही बात है यहां पे था 11 और 14। तो यहां से अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आएगा 2x1 प्लस 4x3 दिस इज इक्वल टू 11, 3x1 प्लस 4x3 दिस इज इक्वल टू 14, ठीक है ना, ये 11 था। अब इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे, इसमें से इसको सेपरेट करेंगे, ये 0 हो जाएगा, यहां से x1 और यहां से आ जाएगा 3, तो x1 की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 3, ठीक है। प्लीज चेक करिएगा, ठीक ठीक है। अब चलिए, और x2 की मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लीज यहां से एक बार फिर से चेक करिएगा। मैंने जो लिया 2 3 4 5 ना, 2 3 4 5, ठीक है, 2 3 4 5, यहां पे देखिए ऐसे में जा रहा हूं 2 4 3 5, 2 4 3 5, तो x2 मेरा ये था 11 और 14। चलिए क्लियर। तो यहां से मैंने सॉल्व किया, तो x1 की वैल्यू मेरी 3 आ गई, ठीक है। मैंने कुछ गड़बड़ी कर दिया क्या, एक मिनट, नहीं ठीक तो है। कॉलम की बात करें तो 2 3 4 5, ठीक है, हाँ ठीक तो है, 2 3 4 5, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है।
हाँ ठीक तो है, 3x1 प्लस 4x3, ठीक है ना। यहाँ पे गड़बड़ी कर दिया है, यहाँ पे वही मैं कर रहा हूँ, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ये कॉलम जो है 4 5 है ना, तो ये कॉलम 4 5 है। ये देखिए मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया था, इसको करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो जहां जहां गड़बड़ी हुई है उसको मैं एक बार फिर से करेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब सही है, चलिए। ये मेरा 5 है फ्रेंड्स ना, दिस इज 5, तो यहाँ पे मेरा 5 आएगा, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे करने के लिए तो फिर जो है मैं इजली नहीं हो पा रहा ना, तो फिर मुझे क्या करना होगा, बड़ा लंबा प्रोसेस करना होगा। मैंने इसको किया था, आप एक बार कैलकुलेट करिएगा। फिर इसको करेंगे क्या, जैसे किसी एक को गायब करना है ना, तो मैं करूंगा क्या, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करिए और इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके फिर सबट्रैक्ट कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, चलिए मैं कर ही देता हूँ, मैं कर देता हूँ ना, अदरवाइज आप बोलेंगे कि सर ये क्या कर दिए। चलिए मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6x1 प्लस 12x3, ठीक है ना, और दिस इज इक्वल टू 33, और इसको आपने 2 से किया तो 6x1 3 से कर रहे हैं प्लस 15x3, दिस इज इक्वल टू, इसको 2 से कर रहे हैं ना ना ना, इसको 3 से किया 12 30, इसको 2 से करेंगे 6, तो ये आएगा मेरा 10। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन मेरा गलती होता है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ। मैंने किया था इसको, बट जहाँ किया था पता नहीं पेज ही गायब हो गया, और ये हो जाएगा 2 से करेंगे 28। चलिए अब क्या कर रहा हूँ मैं, इसमें से इसको सेपरेट कर रहा हूँ, सेकेंड में से फर्स्ट को, तो ये तो 0 हो गया। यहाँ से देखिए -2x3 और दिस इज इक्वल टू या फिर ये तो आसान है ना कि x1 इसमें से इसको सेपरेट करिए ना, तो ये 0, यहाँ से +2x3, दिस इज इक्वल टू, ये 5 आ जाएगा, क्या 5 आएगा। तो x3 की वैल्यू मेरी आ गई 5/3, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। 5/2, 5/3 नहीं, 5/2, तो x3 मेरा 5/2 आ गया। किसी एक में रख दीजिए, इसी में रख दीजिए 5/2, तो याद आएगा 2x1 + 4, ये हो जाएगा 5/2, दिस इज इक्वल टू 11, तो 2x1 यहाँ से +10, दिस इज इक्वल टू 11, तो यहाँ से x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। तो अब देखिए मैंने फाइनल सॉल्व कर दिया, तो मेरा बेसिक सोल्यूशन यहाँ पे क्या आ रहा है, बेसिक सोल्यूशन x1 की वैल्यू 1/2, x3 की वैल्यू 5/2, प्लीज चेक करिएगा। और यहाँ पे जो मैंने x2 लिया नॉन बेसिक, ये बेसिक सोल्यूशन है और ये नॉन बेसिक सोल्यूशन है, x2 = 0, वो ऑलरेडी आपने सेट किया। तो ये एक सोल्यूशन आया बेसिक सोल्यूशन, तो बेसिक सोल्यूशन ये है ना, यहाँ पे और यहाँ पे। अब चलिए तीसरा केस ले लीजिए, तीसरा केस मेरा क्या था, ये वाला। तो केस 3 में जो मैट्रिक्स है मेरी वो क्या आ रही थी, B। अब इसको आप लेंगे तो 1 4 1 5 ना, या ऐसे कर लीजिए ना, B को मैंने लिया 1 1 और यहाँ पे 4 5, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना, 1 1 4 5। ये देखिए, अब देखिए 1 1 4 5 आ रहा है किसके करस्पॉन्डिंग, ये देखिए 1 1, ये कॉलम वाइज 1 1 4 5, तो यहाँ पे x1 गायब है, तो यहाँ पे x1 नॉन बेसिक वेरिएबल है ना, तो यहाँ पे x1 नॉन बेसिक वेरिएबल है, तो ये x2 x3, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 11 और 14, ठीक। और यहाँ पे x1 जो है मेरा वो यहाँ पे नॉन बेसिक वेरिएबल है, ठीक है ना। तो यहाँ से x2 और x3 की वैल्यू निकालनी है, करके देखिए, तो आ जाएगा x2 + 4x3, दिस इज इक्वल टू 11, एंड x2 + 5x3, दिस इज इक्वल टू 14, ठीक है ना। अब कुछ नहीं करना, सेपरेट कर दीजिए 2 में से 1 को, तो यहाँ से x3 की वैल्यू आ जाएगी 3, प्लीज चेक करिएगा, और x3 की वैल्यू आ गई 3, ठीक। तो उठा के रख दीजिए, यहीं पे x3 की वैल्यू 3 रखेंगे तो 12, तो x2 की वैल्यू मेरी आ जा रही है -1। तो यहाँ पे बेसिक सोल्यूशन क्या आया, बेसिक सोल्यूशन मेरा आया x3
और x1, तो x1 की वैल्यू -1 और x3 की वैल्यू 3। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। तो अब यहां से पूरा कंप्लीट मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। तो बेसिक सोल्यूशन ये, ठीक है ना, और नॉन बेसिक सोल्यूशन इस केस में क्या था, x1 था ना, एक मिनट, x2 होगा फ्रेंड्स, मैं क्या कर रहा हूं, ये x2 है, x2 की वैल्यू -1, x3 की वैल्यू 3। नॉन बेसिक वेरिएबल जो है x1 था, तो ये नॉन बेसिक सोल्यूशन, ठीक। तो ध्यान दीजिए, अब पूरे प्रोसेस को मैंने सॉल्व किया, अब इस थ्योरी से जरा लिंक करिए क्या क्या था। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया, ए का रैंक निकाला, जो भी रैंक आया उतने ऑर्डर की एक सब मैट्रिक्स बनाया, इस ए के एलआई कॉलम्स को लेके, और ये मैट्रिक्स मेरी क्या होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, n-m जो वेरिएबल्स हैं उनको मैं 0 सेट करूंगा, और ये वेरिएबल्स क्या होंगे, इस मैट्रिक्स के कॉलम से एसोसिएटेड नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ये n-m वेरिएबल्स जिसको 0 सेट कर रहे हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, नॉन बेसिक सोल्यूशन, और जो बचे हुए m वेरिएबल्स हैं वो क्या करते हैं, बेसिक सोल्यूशन फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। बस इतना ही। तो यहां पे देखिए हमने एक्चुअल जो क्वेश्चन था इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, इस ए का रैंक निकाला, ए का रैंक मेरा 2 आ रहा है, तो दैट मीन्स क्या हुआ, इसके जो है 2 कॉलम्स एलआई कॉलम्स होंगे, 2 कॉलम्स का पेयर बना लीजिए, तो जो मेरी बेसिक मैट्रिक्स है उसके 3 पॉसिबिलिटीज है, क्या है, 3 पॉसिबिलिटीज है, और जितनी यहां पे पॉसिबिलिटीज होंगी उतने ही बेसिक सोल्यूशंस होंगे, ठीक है ना। तो 3 पॉसिबिलिटीज थी, हर एक पॉसिबिलिटी को लेके चला, जैसे पहला लिया तो ये चेक यहां से करते हैं कि कौन सा वेरिएबल नॉन बेसिक होगा, तो यहां पे जैसे देखिए 2 1 3 1, तो यहां पे देखिए 2 1 3 1, दैट मीन्स यहां पे x3 वेरिएबल जो है नॉन बेसिक है, इसको मैं 0 सेट करूंगा, इसको 0 सेट किया, रिजल्टिंग जो सिस्टम बना, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इसी को देखिए सॉल्व करते हैं, तो जो सोल्यूशन आता है ना, ये यही मेरा क्या होता है, बेसिक सोल्यूशन। यही लिखा था डिफिनीशन में कि इतने वेरिएबल्स को नॉन जीरो सेट कर दिए तो जो रिजल्टिंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बना उसका जो सोल्यूशन होता है वही क्या होता है, बेसिक सोल्यूशन। तो यहां पे बेसिक सोल्यूशन क्या आया, पहले केस में x1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू 5, और नॉन बेसिक सोल्यूशन आपको ये तो 0 सेट किया है। सेम उसी तरीके से केस 2 जो था, मतलब दूसरी जो पॉसिबिलिटीज थी वहां से बेसिक सोल्यूशन हमने निकाला ये, और तीसरी जो पॉसिबिलिटी है वहां से बेसिक सोल्यूशन निकाला ये। मैं समझा पाया कि नहीं? अब इसके बाद जो मैंने फार्मूला बताया था कि कितने बेसिक सोल्यूशन होंगे वो डायरेक्ट आप बता सकते हैं एनसीएम से, और एनसीएम जो कैलकुलेट करेंगे ना, ये जो बताता है ना वो कितने बेसिक सोल्यूशन आएंगे, जितनी मेरी पॉसिबिलिटी होगी ये बेसिक मैट्रिक्स मतलब कैपिटल बी का। तो आप इस फार्मूले से भी रख के मैंने बताया था आपको कि यहां पे 3 बेसिक सोल्यूशंस आएंगे, और देखिए 3 बेसिक सोल्यूशन मतलब 3 पॉसिबिलिटीज होंगी बेसिक मैट्रिक्स कैपिटल बी का। तो देखिए ये 3 पॉसिबिलिटीज है, हर एक पॉसिबिलिटीज के करस्पॉन्डिंग में कैसे सेट करता गया, और आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि कैसे जो है 3 सोल्यूशंस आए। ठीक, यहां से समझ में आ गया। अब थोड़ा सा फर्दर चलते हैं। अगर ये एलपीपी होता और एलपीपी के करस्पॉन्डिंग स्टैंडर्ड फॉर्म में जब मैं बदलता तो ये मेरे जो कांस्टेंट इनइक्वालिटीज है ना वो इक्वेशन में बदलते। तो यहां से 2 एक्स्ट्रा टर्म्स और मैं आपको ऐड करूंगा। क्या था वो बेसिक सोल्यूशन जिसमें सारे बेसिक वेरिएबल की वैल्यूज जो है ना नॉन जीरो होती ना, सारे बेसिक वेरिएबल की वैल्यूज नॉन जीरो होती, तो वो सोल्यूशन जो है क्या होता, नॉन डिजेनरेट सोल्यूशन होता। यही ना, प्लीज बोलिएगा, यही था ना। क्या है वो बेसिक सोल्यूशन जिसमें सारे बेसिक वेरिएबल की वैल्यूज नॉन जीरो होंगी, तो इनको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते थे, नॉन डिजेनरेट सोल्यूशन। ठीक है, तो यहां पे आइए, यहां पे आइए। अगर मैं देख रहा हूं तो ये बेसिक वेरिएबल की वैल्यू जो है नॉन जीरो ना, सारे वैल्यूज जो है नॉन जीरो, तो ये मेरा क्या है, नॉन डिजेनरेट सोल्यूशन है, नॉन डिजेनरेट सोल्यूशन है। ठीक है, फिर यहां पे देखिए ये भी क्या हो गया, नॉन डिजेनरेट सोल्यूशन है। ठीक है ना, नॉन डिजेनरेट सोल्यूशन। क्यों, सारे बेसिक वेरिएबल की वैल्यूज नॉन जीरो है। यहां पे भी देखिए ये भी क्या है,
नॉन डीजेनरेट है। अगर ऐसे देखेंगे तो ये नॉन डीजेनरेट है, नॉन डीजेनरेट सोल्यूशन है। बट अब जरा मैं आता हूं फिजिबल सोल्यूशन क्या था, याद करिए फिजिबल सोल्यूशन। तो अगर कोई एलपीपी होता और उसको ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल के ये मैंने बेसिक सोल्यूशन निकाले, तो फिजिबल सोल्यूशन क्या था ना, जो डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं ना उनकी वैल्यूज जो है ना वो क्या होनी चाहिए, नॉन निगेटिव। तो ऐसा सोल्यूशन जो कि नॉन निगेटिविटी कंडीशन को सेटिस्फाई करे उसको हम क्या बोलते थे, क्या बोलते थे, फिजिबल सोल्यूशन। तो ये सारे के सारे बेसिक सोल्यूशन, और बेसिक फिजिबल की बात करेंगे तो ये नॉन निगेटिविटी कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये सोल्यूशन जो है मेरा, ये देखिए फिजिबल सोल्यूशन है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि नॉन निगेटिव सोल्यूशंस है। बेसिक सोल्यूशन की मैं बात बोल रहा हूँ, ये भी बेसिक सोल्यूशन क्या है, फिजिबल है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये देखिए निगेटिव आ गया ना, तो ये फिजिबल सोल्यूशन नहीं है। और फिजिबल सोल्यूशन नहीं है, मैं समझा पाया कि नहीं, इसी को लेके जब ये फिजिबल सोल्यूशन नहीं है, मतलब ये क्या हुआ, हमारा एलपीपी का एक्चुअल सोल्यूशन में इसको कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि हमेशा हम क्या करते हैं, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए ना। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो इसलिए कुछ बुक्स में देखेंगे ना तो इसको क्या बोल देते हैं कि ये सोल्यूशन डीजेनरेट है। क्यों? क्योंकि ये फिजिबल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मैं समझा पाया कि नहीं? तो इसी की वजह से ये क्या बोलते हैं, ठीक है, कि ये सोल्यूशन जो है डीजेनरेट सोल्यूशन हो गया। क्यों? क्योंकि ये नॉन निगेटिविटी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। बट एनीवेज यहां पे साफ साफ लिखा है कि सारे के सारे नॉन जीरो हों बेसिक सोल्यूशन, तो उनको नॉन डीजेनरेट बोलते हैं। तो इस सोल्यूशन जो डिफिनीशन है इसको लेके तीनों के तीनों सोल्यूशन नॉन डीजेनरेट है। बट फिजिबल कंडीशन अगर लगा देते हैं तो इसमें ऊपर के जो दो सोल्यूशन है बेसिक सोल्यूशंस, वो बेसिक फिजिबल सोल्यूशंस है एंड नॉन डीजेनरेट भी है। तीसरा सोल्यूशन मेरा बेसिक फिजिबल सोल्यूशन नहीं है। तो इसके जनरेट और नॉन डीजेनरेट की बात ही नहीं करेंगे। क्यों? क्यों? क्योंकि ये फिजिबल है ही नहीं। मैं समझा पाया कि नहीं? प्लीज प्लीज बोलिएगा फ्रेंड्स, ठीक है, प्लीज प्लीज बोलिएगा। मैं समझा पाया कि नहीं? प्लीज बोलिएगा। तो यहां से ये तीनों जो बेसिक सॉल्यूशंस है वो नॉन डीजेनरेट है। याद रखिए, मैं जो फाइनल आंसर आपको बता रहा हूं, ये तीनों के तीनों सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन नॉन डीजेनरेट है। भले यहां पे निगेटिव आया, क्या फर्क पड़ता है। नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन का आपका डिफिनीशन क्या था कि जितने भी बेसिक वेरिएबल्स होंगे उनकी वैल्यूज नॉन जीरो आनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। तो तीनों केसेस में जो मेरे बेसिक सॉल्यूशंस आए हैं उनमें सारे के सारे जो बेसिक वेरिएबल्स है ना, सबकी वैल्यूज नॉन जीरो है। दैट मीन्स तीनों के तीनों नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशंस है। हाँ, ये तीसरा केस जो है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे देखिए x1 x2 x3 तीनों के तीनों ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो सकते थे, निगेटिव नहीं होंगे, बट ये निगेटिव आ गया। तो ये मेरा सॉल्यूशन जो है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है ना। नॉन डीजेनरेट है बट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो यही पूरा पोर्शन था। और यहां से आप इस एग्जांपल के तो देखिए बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। मैंने देखा है ना, एमसीक्यूज बने हैं एंट्रेंस एग्जाम्स में। मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे थे जहां पे एलपीपी पे बेस्ड क्वेश्चन यही से घुमाते हैं, आप थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। मैंने डेफिनेशन पूरा लिखा, बेसिक सोल्यूशन को मैंने बताया, ठीक है ना। फिर यहाँ पे डीजेनरेट और नॉन डीजेनरेट और डीजेनरेट सॉल्यूशंस का डिफिनीशन बताया। और यहाँ से मैंने बताया कि कौन कौन से सॉल्यूशन देखिए यहाँ सॉल्व करके, और यहाँ पे जितने भी सॉल्यूशंस है ना सब के सब नॉन डीजेनरेट है। अगर इनमें से बेसिक वेरिएबल की वैल्यू किसी एक की भी जीरो आ जाती ना तो वो सॉल्यूशन क्या हो जाता, डीजेनरेट सॉल्यूशन हो जाता। क्लियर? तो अब मेरे ख्याल से ये जो टर्म था ये सिंपल सा जरूरत पड़ेगा आगे आपको। मैंने फर्दर यहां पे जाके बेसिक फिजिबल भी ऐड कर दिया फिजिबिलिटी कंडीशन को लगा के। तो ये मेरा सॉल्यूशन फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है, मतलब ये बेसिक सॉल्यूशन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है। बाकी ये दोनों जो है ऊपर वाले केस 1 केस 2 में बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस है। तो हर एक पार्ट को मैंने बताया, तीनों नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशंस जिसमें से दो बेसिक फिजिबल हैं और ये जो है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है, तीसरा केस।
अब कर ले जाएंगे, आपके पास जो भी बुक है वो बुक उठाइए, आप अपना एक्चुअल क्वेश्चन पेपर उठाइएगा, क्वेश्चन जरूर बने होंगे लास्ट ईयर में आपके यूनिवर्सिटी में, तो वहां से इसको सॉल्व करिएगा। तो अब मैं मान के चलता हूं कि 2-3 चीजें तो क्लियर हो गई होंगी। बेसिक सोल्यूशन क्या होता है, अब इसी को ट्रांसफर कर देंगे एलपीपी में, तो एलपीपी का बेसिक सोल्यूशन क्या होता है, बेसिक फिजिबल सोल्यूशन क्या होता है, और जो बेसिक सोल्यूशन या बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकाल रहे हैं आप, वो डीजेनरेट है या नॉन डीजेनरेट है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये बेसिक था, ठीक है ना, इसको जानना जरूरी है। तो अब हम चलेंगे सिंप्लेक्स एल्गोरिदम और सिंप्लेक्स मेथड के, जो एलपीपी का सिंप्लेक्स मेथड है सॉल्व करने का, सॉल्यूशन का जो प्रोसेस है, उसको समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट के थ्रू बताइएगा फ्रेंड्स। ये कैलकुलेशन एक बार फिर से आप प्लीज चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट मेरा नहीं है, मेरा पार्ट है आपको कॉन्सेप्ट बता देना। न्यूमेरिकल तो कैलकुलेशन आपको करना है, मेरा कैलकुलेशन बहुत मिस्टेक होता है, फिर भी मैंने बेस्ट कोशिश किया कि कहीं पे मैं सोल्यूशन जब निकाल रहा था गलती या मिस्टेक ना हो। फिर भी अगर मिस्टेक होगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ताकि और लोग भी उसको करेक्ट कर लें। बट मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि यहाँ पे कोई भी मेरा जो सोल्यूशन होगा ना वो यहाँ पे मिस्टेक ना हो, फिर भी एक बार आप चेक कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम करेंगे सिंप्लेक्स मेथड, उसका एल्गोरिदम समझेंगे, उसका बेसिक एजम्पशन समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद फिर सीधे सिंप्लेक्स मेथड का यूज करके एलपीपी का सॉल्यूशन। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मेरा जो एफर्ट था बेसिक डिफिनीशंस को बताने का। ठीक है, अब ये आपके पास पहुंच पाया होगा। ठीक है, चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।